So welcome back after Eid, and we are going to start lab number 13 today. So इससे पहले हमने जो काम किया है अप टू लैब नंबर 9 हमने किया है एंड जो उसके बाद जो कुछ पोर्शन है सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर्स का तो वो हम बाद में कवर करेंगे एंड फर्स्ट जो है हम कवर करेंगे जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर्स हैं उनको क्योंकि दैट इज़ मोर मतलब जो आपकी बेसिक ज़्यादा वो बनाएगा. ओके, सो लैब नंबर 13 इज़ टू इन्वेस्टिगेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्या करते हैं कि वी विल डिस्कस बेसिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर. तो मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे आपके साथ शेयर की हैं. अगर आप अपने गूगल क्लासरूम में जाएं तो आई हैव शेयर्ड सम वीडियोस और ये कुछ वीडियोस हैं यहाँ पे जिसमें इंडक्शन मोटर एंड हाउ इट वर्क्स. ठीक है, तो ये पूरी आपके पास एक एनिमेशन है. मैं ज़रा से ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो ये पूरी एक एनिमेशन है और इस एनिमेशन में आपको सारा बताया गया है कि जो आपकी इंडक्शन मोटर्स हैं ये कैसे काम करती हैं. ठीक है, एंड इन्वेंशन इसकी क्या किस तरह हुई है एंड द वे दे वर्क और सारा आपको इसमें जो है वो नज़र आ जाएगा कि इनकी वर्किंग के बारे में और जो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में. सो इट्स वेरी गुड फ्यू वीडियोस जो learningenering.com पे हैं. काफ़ी अच्छी इनकी एनिमेशन है और बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना आपको ये सारी जो है ना समझा देंगे. ठीक है, तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो इंडक्शन मोटर हैं, ठीक है, निकोला टेस्ला ने ये इन्वेंट की थी एंड इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं जी. ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक स्टेटर है और दूसरा जो है ये रोटर है. ठीक है, जो स्टेटर है इस पे भी वाइंडिंग होती है. ठीक है, इस पे वाइंडिंग होती है और जो रोटर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ अ स्क्विरल केज रोटर. ठीक है, और जो स्क्विरल केज रोटर है इसमें बार्स होते हैं. ठीक है, और इसको इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? बिकॉज़ जो इंडक्शन का फिनोमेना है वो इसमें अप्लाई होता है. अगर आप देखें डीसी मोटर को तो डीसी मोटर में क्या होता था कि आपके पास जो सप्लाई थी वो हम स्टेटर को भी देते थे जिस पे फील्ड वाइंडिंग होती थी और हम रोटर को भी देते थे जिस पे हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती थी. तो वहाँ पे हम जो सप्लाई है वो बोथ स्टेटर और रोटर को दे रहे होते हैं. इसी तरह अगर एसी मोटर्स में हम सिंक्रोनस मोटर्स की बात करें या सिंक्रोनस मशीन्स की बात करें तो वहाँ भी हमारे पास जो स्टेटर होता है उस पे एसी सप्लाई होती है और जो रोटर होता है उस पे डीसी सप्लाई होती है. तो लेकिन जो इंडक्शन मोटर्स हैं इसमें आप सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देते हो और स्टेटर से वो पावर सप्लाई या वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इंड्यूस हो जाती है रोटर में. एंड जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर, जैसे आपके पास ट्रांसफार्मर होता है वैसे ही आपके पास एक इंडक्शन मोटर भी होती है कि आप समझ लें कि इसका स्टेटर जो है वो एक प्राइमरी वाइंडिंग है. ठीक है, और जो इसका रोटर है वो इसकी सेकेंडरी है. तो फ़र्क बस इतना है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में कि ट्रांसफार्मर में दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो स्टैटिक होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते. ठीक है, वो अपनी जगह पे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं. और जो आपके पास इंडक्शन मोटर है इसमें जो सेकेंडरी है वो रोटेट कर रहा होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो रोटर है ये बेसिकली इसकी सेकेंडरी कॉइल है अगर आप इसको ट्रांसफार्मर से कंपेयर कर रहे हैं. और एक और फिर इसमें डिफरेंस ये भी है कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी पे जो भी सप्लाई होती हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर में फिर इंडक्शन मोटर रोटेट कर रही होती है. सो दैट्स वाई आपके पास जो इंडक्शन मोटर है ये आप कह सकते हो कि इसमें डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक. और ये फिर वीडियो जो है जिस तरह मैंने आपके साथ ये शेयर की हुई है तो इसमें फिर
आपको सारा इन्होंने बताया है द वे कि इसमें जो देखें जो स्टेटस जो आप स्लॉट्स हैं, ठीक है, ये आपको दिखाए गए हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, स्टील लेमिनेटेड, जैसे आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है, लेमिनेशंस होती हैं, इसी तरह यहाँ पे जो एक तरह से ये स्टेटर का कोर है और ये भी लेमिनेटेड होता है। एंड यू नो के लेमिनेशंस जो हैं दोज आर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ओके, एंड देन अगेन फिर इसके ऊपर देखें आप, वीडियो में आपको बताया गया है, इसके ऊपर फिर वाइंडिंग जो है वो की जाती है, ठीक है, ये जो वाइंडिंग आपकी है, तो ये डिफरेंट जो है 3 फेजेस इस पे वाउंड किए जाते हैं जी, ठीक है। और फिर जो 3 फेजेस होते हैं वो जब रोटेट करते हैं तो वो फिर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्टेटर जो है ये रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको जो इलेक्ट्रिक पावर आप दोगे तो वो एसी पावर होगी, ठीक है, और 3 फेज एसी पावर होगी, और वो एसी पावर जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये मैं थोड़ा सा स्लाइड से भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। और फिर वो जो रोटेटिंग आपके पास बेसिकली जो आरएमएफ बनेगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि रोटर में करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो फिर जो करंट है वो रोटर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और फिर जो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेस करेगी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये बड़ी अच्छी तरह से इस वीडियो में समझाया गया है। तो आई विल जस्ट ये मैं चाहता हूँ कि जो मैंने 2 वीडियोस आपको शेयर की हैं, आप इनको प्रॉपरली जो है देख लें सारा ऑन यूट्यूब, और क्लास में भी आपको सर कराएंगे, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लें एनिमेशन, तो बहुत आसानी से आपको जो सारे फिनोमिना है कि कैसे ये मोटर रोटेट कर रही है, कैसे ये वर्किंग कर रही है, तो ये आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेक्चर, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस हैं, इनको आप देख लें, मैंने गूगल क्लासरूम में 11 मई को ये शेयर की हुई हैं जी। तो आई होप कि कुछ लोगों ने इसको देखा भी होगा, लेकिन इसमें देखें ये फिर एक आरएमएफ की वीडियो मैंने शेयर की हुई, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जस्ट लाइक जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है, कि जो इंडक्शन मोटर्स हैं वो एक्चुअली, और इनको एसिंक्रोनस मोटर्स भी कहते हैं, ठीक है, एंड दीज आर इलेक्ट्रिक मोटर्स इन विच द टॉर्क which is obtained at the output is obtained by the phenomena of electromagnetic induction. एंड देन इसमें 2 टाइप्स हैं हमारे पास। जो इंडक्शन मोटर है 3 फेज़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक वाउंड है जी, ठीक है, और दूसरी जो है हमारे पास स्क्विरल केज है। तो ये 2 टाइप्स हैं इसमें, वाउंड रोटर और स्क्विरल केज। जो सिंगल फेज़ मोटर्स हैं उसमें जो है जिस तरह आपके घरों में जो फैंस हैं, या जो आपके जो वाटर कूलर्स हैं, या फिर जो आपके वाटर पंप्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर स्क्विरल केज यूज़ होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। और वो जितने भी सिंगल फेज़ हैं उसमें सारा स्क्विरल केज इंडक्शन जो रोटर है वही होता है। और वाउंड टाइप जो है वो आपके पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, लेकिन मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपकी स्क्विरल केज है, ठीक है। एंड देन अगेन जो एक ओवरव्यू है इसका जी, कि इसमें स्टेटर है, ठीक है, फिर रोटर है जिस तरह वीडियो में भी आपने देखा है, एंड देन देयर आर बेरिंग्स और एंड बेल्स जिसके थ्रू ये सारा इन फ्रेम होता है। अच्छा जी, तो अगेन ये कंस्ट्रक्शन पे है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाता क्योंकि ये आपको फिर क्लास में सर कराएंगे, ठीक है। अगर आप घर में अपने पानी की मोटर जो है वाटर पंप अगर आप उसको खोल लें, या जिस तरह लैब में आपने देखा था, तो इस किस्म का एक स्क्विरल केज रोटर उस पर नज़र आएगा। और ये आपके पास जो कंडक्टर्स हैं इसमें, ये ग्रे कलर के जो हैं ये कंडक्टर्स हैं, और जो डार्कर पोर्शन है जो ब्लैक कलर का है वो जो है इसमें आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका कोर है जी, ठीक है, स्टेटर कोर है, या स्टेटर के जो स्लॉट्स हैं वो हैं। तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये भी, ठीक है।
एंड देन वाउंड रोटर में जस्ट सिंपली क्या होता है कि वाइंडिंग होती है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे आपने देखा कॉपर बार्स थे, जो ये देखें जो स्क्विरल केज है, ठीक है। स्क्विरल केज रोटर में बार्स होते हैं, इसमें वाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। इसमें बार्स होते हैं और इन बार्स में बड़ी जल्दी इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो बड़ी जल्दी जो है वो EMF इसमें इंड्यूस हो जाता है। और इसी तरह जो आपके जो वाउंड रोटर है इसमें क्या होता है जी कि इसमें आपके पास वाइंडिंग्स ही है एंड देन देयर आर स्लिप रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं और इन स्लिप रिंग्स से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये डेफिनेटली जो आपकी थ्योरी की क्लास होगी उसमें आपको कराया जाएगा, लेकिन जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो ये स्लाइड्स में शेयर भी कर दूँगा जी, ठीक है। देखें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आपके पास बनती है एंड ये भी आप देख लें, एंड जो वीडियोस मैंने दी हैं उससे भी आप इसका आइडिया ले सकते हो। तो जो यहाँ पे अब हम वापस जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो हमारी लैब है, बेसिकली जो हमारा मेन काम है लैब का है। अच्छा जी, तो अगेन जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो मैंने गूगल क्लासरूम में 11 मई को कुछ वीडियोस शेयर की हैं जिसमें 3 फेज़ वर्किंग है जी इंडक्शन मोटर की और फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनती है। तो बहुत अच्छी वीडियोस हैं ये, यू जस्ट गो टू देम। क्लास में भी आपको सर कराएंगे बेसिक्स ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, लेकिन इफ़ यू गो थ्रू दीज वीडियोस तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। So now coming back towards the lecture और जो लैब है हमारी, ठीक है, लैब नंबर 13 इज़ टू इन्वेस्टिगेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज रोटर की हम इसमें बात करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन मोटर क्या है जी। इंडक्शन मोटर आपके पास वो मोटर है कि जिसमें आपके जो पावर सप्लाई है वो स्टेटर से रोटर में इंड्यूस होती है, ठीक है। मींस के आप जस्ट स्टेटर को इनपुट दे देते हो और रोटर के साथ आपका कोई कनेक्शन, फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता, कोई कॉन्टैक्ट्स या ब्रशेस इस तरह कोई चीज़ नहीं लगी होती। जस्ट स्टेटर को आप इनपुट देते हो और वो रोटर में इंड्यूस हो जाता है। और यही शायद वजह है कि ये मशीन्स बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है और बहुत ज़्यादा जो है इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। देखें आपके घर में पानी की मोटर है या ट्यूबवेल्स में जो मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है, या जो आपके फैंस हैं घरों में, तो घरों में जो है वो तो सिंगल फेज़ है, लेकिन है तो वो इंडक्शन मोटर। और वो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि रोटर में वेयर एंड टेयर नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोटर के साथ कोई फिज़िकल कनेक्शन ही नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देख लें कोई डीसी मोटर हो जो आपकी कार में लगी हो, ठीक है, अब कार का अगर कोई सेल्फ स्टार्टर है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा घुमाओगे तो वो जलने का उसका या बर्न आउट होने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसमें ब्रशेज़ टाइम टू टाइम ख़राब होते रहते हैं, ठीक है। हाई पावर जब उन ब्रशेज़ से गुजरती है तो वो ख़राब होते हैं। तो इसके बरक्स जो इंडक्शन मोटर है इसकी जो आप कहते हो कि ये फेमस ही इसी वजह से है कि ये इसकी जो ये रग्ड है, मींस का ये आप कहते हैं सख्त जान है, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये काम कर सकती हैं और काफ़ी अरसा इनकी लाइफ होती है, ठीक है जी। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? In this experiment, student will learn basic connections of a 3-phase squirrel cage induction motor. तो कनेक्शन बनाना आपको सिखाएंगे। Students will observe the characteristics of a 3-phase induction motor. The operation of the motor is investigated with varying mechanical load on the shaft. मतलब अगेन हम इसके साथ एक जनरेटर डायनामो कनेक्ट करेंगे, जनरेटर पे हम इलेक्ट्रिकल लोड डालेंगे, वो शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड डालेगा और फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या आउटपुट पे इसके क्या इफ़ेक्ट होता है या मोटर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, स्पीड पे, उसके टॉर्क पे। ओके, देन जो रिज़ल्ट्स हैं फिर हम उनको प्लॉट करेंगे, मुख्तलिफ ग्राफ वगैरह होंगे, ठीक है जी। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द apparatus, यू नो कि apparatus में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव अ स्क्विरल केज जो रोटर का 3 फेज़, हमारे पास एक मोटर और जनरेटर का सेट होगा,
आगे मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा. सो दिस इज़ दी मोटर जनरेटर सेट, एंड इन दिस मोटर जनरेटर सेट अगर मैं इसको ज़रा सा मार्क कर दूँ तो सो अच्छा जी, अच्छा ये किसी और ने भी वीडियो शेयर करना शुरू कर दी है क्या? अच्छा उस्मान, आप अपनी वीडियो बंद कर दें तो मेरी वीडियो, अब देखें मेरी वीडियो चली गई है. मैं दोबारा से खैर नहीं आ रही है. अच्छा ठीक है, मेरी वीडियो आ रही है. देखें अगर किसी को मेरी वीडियो नज़र नहीं आ रही तो पार्टिसिपेंट्स में देख लें, जो मेरी जो वीडियो है उस पर आप क्लिक कर लें, उसको पिन कर लें तो यही आपको नज़र आएगी. ठीक है, और कोई इशू है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं. ओके, सो नाउ इफ़ यू सी के यहाँ पे हमारे पास एक जिसको आप कहते हैं कि एक मोटर जनरेटर सेट है. अगेन मैं ज़रा सा आपको सारा समझा देता हूँ कि जो टॉप है आपके पास, इसमें ये कुछ वोल्ट मीटर्स हैं, कुछ एम मीटर है. ठीक है, दिस इज़ वोल्ट मीटर, दिस इज़ एम मीटर. और इस केस में हमारे पास आज जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये एसी मीटर्स हैं सारे. ठीक है, क्योंकि अब हम इंडक्शन मोटर जो है वो एसी पे काम करती है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं. एंड जिन लोगों को अगर मोबाइल पे जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रहा तो डबल क्लिक कर लें अपनी स्क्रीन पे तो जूम हो जाएगा, या जिस तरह आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो आप उसको जूम कर सकते हैं. ठीक है, तो टॉप पे अगर आप देख लें तो आपके पास जो है ये आ रहे हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ इनका ताकि आपको नज़र आए. ठीक है, तो ये टॉप पे अगर आप देखें तो आपके पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, देन वाट मीटर है. ठीक है, वाट मीटर हमने जो देखा था, हमने जो ट्रांसफार्मर का एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक पोटेंशियल कॉइल होता है, एक करंट कॉइल होता है. एज यू नो के जो वाट्स हैं वो आपके पास कैसे बनते हैं कि वोल्टेज इनटू करंट. ठीक है, और जब एसी का केस है इसमें फिर पावर फैक्टर भी आ जाता है. तो एक जो पोटेंशियल कॉइल है दैट विल मेजर दी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर एक करंट कॉइल है वो आपको करंट मेजर करके देगा. और जो पोटेंशियल कॉइल है उसको आप शंट में या क्रॉस दी कंपोनेंट या पैरेलल में लगाओगे, एक पॉजिटिव के साथ, एक या एक फेज़ एक न्यूट्रल के साथ, दोनों फेजेस के साथ भी, लेकिन बेस्ट ये है कि आप फेज़ न्यूट्रल लगाओ. एंड देन एक आपके पास क्या है जी, करंट कॉइल है जो कि आप सीरीज़ में लगाओगे एक फेज़ के साथ. देन यहाँ पे जो एक पावर फैक्टर मीटर है, अगेन पावर फैक्टर मीटर जो है वो सेम है बिल्कुल जैसे आपके पास वाट मीटर है. इसमें भी आपके पास जो कनेक्शन है दैट इज़ पोटेंशियल एंड करंट कॉइल, और बिल्कुल सेम कनेक्शंस हैं. एंड देयर आर 2 डीसी वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर्स. ठीक है, तो जो डीसी मीटर्स हैं वो यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं कि जो हमारा जो शंट जनरेटर है, ठीक है, जो हमारा जनरेटर होगा वो आपके पास क्या होगा कि वो डीसी में जनरेशन कर रहा होगा. तो उसकी मेजरमेंट अगर आपने करनी है तो फिर आपको डेफिनेटली एक डीसी सिस्टम चाहिए होगा. सो अगर आप यहाँ पे देख लें तो दिस इज़ योर इंडक्शन मोटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, और 6 इस पे कनेक्शन है. ठीक है, 6 कनेक्शन हैं इसके अंदर. और बाय द वे जो बाकी चीज़ें हैं ये आप बार बार देख चुके हैं जी. एक 3 पोल जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है. यहाँ पे एक पावर रिले लगा हुआ है जो कि इसको ऑन ऑफ करेगा. ठीक है, ये एक डीसी सप्लाई है. ठीक है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ. तो दिस इज़ योर एसी सप्लाई 3 फेज़, जिसमें आप देखें कि 4 कनेक्शन हैं, इसके 3 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है. एंड देन यू हैव अ डीसी पावर सप्लाई जो कि आपके जनरेटर के काम आएगी. रियोस्टेट है जी, और वेरिएबल लोड है. ठीक है, तो पैनल में ये कनेक्शंस हैं. सेंटर में एक लोड इंडिकेटर लगा हुआ है, और लोड इंडिकेटर का क्या काम है जी कि ये टॉर्क हमें मेजर करने में हेल्प आउट करता है, और ये कनेक्ट होता है जाके हमारे लोड सेल के साथ जो कि डायनामो या जनरेटर के नीचे लगा होता है जी. ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं आ जाता हूँ मोटर के ऊपर, और ज़रा सा इस मोटर को मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको किस किस्म के कनेक्शन नज़र आएंगे. ठीक है, तो जो मोटर होगी इसमें आपको, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, तो तकरीबन 6 टर्मिनल्स आपको नज़र आएंगे. ठीक है, ये जो 6 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं
तो ये आपके पास जो है वो आप कहते हो कि ये आपके बेसिकली 3 फेजेस की वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये हर फेज़ की वाइंडिंग, ठीक है। ये अगर ये पहले फेज़ की वाइंडिंग है, और इसको मैं दोबारा से ज़रा बना देता हूँ ब्लैक से ताकि आपको नज़र आए। तो ठीक है, ये एक वाइंडिंग है फर्स्ट फेज़ की जी, ठीक है। ये फिर एक वाइंडिंग है सेकंड फेज़ की, और फिर ये एक वाइंडिंग है थर्ड फेज़ की, ठीक है। तो ये जो मोटर के ऊपर 6 कनेक्शन है वो इस किस्म के हैं। तो ये 3 तो आपने जो एक साइड के 3 हैं इनको आपस में मिला लेना है, ठीक है। आपस में मिलाएंगे क्यों? क्योंकि हम अगर स्टार कनेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, मोटर हमारी स्टार पे चलेगी, और तो उसमें हम इनको कनेक्ट कर लेंगे। और फिर जो बाकी 3 कनेक्शन हैं, ठीक है, इसको आपने फेज़ दे देना है, रेड, येलो और ब्लू फेजेस, तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन इसको अगर मैं बना सकूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने मिला लेने हैं। ये देखें, ये हमने मिला लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से कनेक्शन आपने दे देने हैं, ये देखें, ये एक कनेक्शन इसको आ गया। अच्छा, ये ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं। ये एक कनेक्शन देखें इधर आ गया, और ये एक कनेक्शन इधर आ गया, और ये एक कनेक्शन इधर आ गया, ठीक है। और ये नहीं है कि आप इसको रैंडमली लगा सकते हो, लेकिन कनेक्शंस अगर आपने इंटरचेंज किए तो फिर क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की? कि कोई भी 2 फेज़ इंटरचेंज कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि ये जो तीसरा फेज़ है, ठीक है, इनको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये वाला इधर लगा देते हैं जी, और ये वाला इधर। तो अब क्या होगा, 2 फेज़ अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर लेता हूँ तो फिर आपकी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट कि एक इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उसको क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी 2 कनेक्शन आपस में इंटरचेंज कर दो, चेंज कर दो जी। रेड की जगह येलो लगा दो, या येलो की जगह रेड लगा दो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और फिर डेफिनेटली जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर आपको ज़्यादा फोकस भी आपका डेफिनेटली होगा कि मीटर्स भी आपने लगाने हैं, ठीक है। तो फिर आपने अगेन यहाँ से ये वोल्ट मीटर भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से एम मीटर आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। और फिर बाकी फेजेस आपके उसी तरह इधर से कनेक्ट हो जाएंगे जी। एंड देन पावर फैक्टर मीटर भी आपने कनेक्ट करना है, या जो भी है। तो अगेन जो ये आपके ये पैरेलल में लग जाएंगे जी, ठीक है। और फिर अगेन इससे एक जो सप्लाई है वो आगे चली जाएगी। तो ये अब अगेन जब लैब में आप होगे तो उसी टाइम आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। देन अगेन जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये आपका जो जनरेटर था, तो ये हम अगेन बार बार हम कर चुके हैं। शंट जनरेटर है, इसके जो फील्ड है इसको हम डीसी सप्लाई देंगे रियोस्टेट से के थ्रू, और जो आर्मेचर है उसको हम लोड के साथ, इस लोड के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये इस पे हम इलेक्ट्रिकल लोड डालेंगे, ये शाफ्ट पे मैकेनिकल लोड डालेगा, और हमारी मोटर जो है उस पे फिर लोड आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ एन ओवरव्यू। अब हम आ जाते हैं जी सर्किट डायग्राम की तरफ। तो सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है जी। जस्ट आपने क्या करना है कि हाइलाइटर का मैं जस्ट कलर चेंज कर लेता हूँ। सो आप देख रहे हैं जी कि ये आपकी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो यहाँ पे लगी हुई है, और इसको 3 फेज़ आ रहे हैं जी, ठीक है। ये रेड फेज़ है, ठीक है। जो एस है ये आपके पास क्या है जी, एस आपके पास जो है ये येलो फेज़ है, ठीक है, ये येलो है। और फिर एक यहाँ पे ब्लू फेज़ है, और एक न्यूट्रल भी कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यूट्रल मोटर को नहीं दिया गया, ठीक है, बल्कि सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट किया गया है पावर फैक्टर और वाट मीटर के साथ। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास 3 फेज़ स्क्विरल केज मोटर है, आप उसको न्यूट्रल नहीं भी देते, और जस्ट उसके जो कॉमन कनेक्शंस हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो आपको बैक नज़र आ रहे थे ये कनेक्शंस,
तो ठीक है, इनको आप आपस में मिला दो और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ठीक है, तो ये आप मिला लें जी, ये तीनों कनेक्शन जो कि इसके न्यूट्रल थे, तो इसको सप्लाई से कनेक्ट ना करें। अगर ये वाइंडिंग बैलेंस होगी, मतलब कि अगर तीनों फेजेस की वाइंडिंग एक जैसी है और हेल्दी है एक जैसी, मतलब उनकी आप कहें कि उसमें फॉल्ट नहीं है, तो अगर उसमें फॉल्ट नहीं है और बैलेंस वाइंडिंग है, तो फिर जो न्यूट्रल करंट है वो ज़ीरो होगा। सो एट दैट पॉइंट आपके पास इसमें जो है वो न्यूट्रल, जो सप्लाई का न्यूट्रल है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर वाइंडिंग अनबैलेंस है या कोई फॉल्टी वाइंडिंग है तो फिर आपने कनेक्ट करना है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कनेक्ट होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप ना भी करें तो अगर बैलेंस वाइंडिंग है तो ये काम करेंगे। ठीक है, जो लैब में हमारे पास मोटर है उसकी वाइंडिंग भी बैलेंस है, हेल्दी कंडीशन में है, तो जो आपके पास अगर आप इसको न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्ट करते हो या नहीं करते, इट विल रोटेट। अच्छा जी, सो नाउ अब फर्दर हम आ जाते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ जी। सो रेड येलो ब्लू थ्री फेजेस हैं। जो वोल्ट मीटर है अगर आप देखें तो दो फेजेस के दरमियान लगाया गया है। ये याद रखें कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और ये अगर रेटेड है तकरीबन 500 एम्प्स तक, अगर ये वोल्ट तक, 500 वोल्ट तक अगर ये रेटेड है तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। वैसे जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें 220 वोल्ट्स हमारा फेज़ वोल्टेज होता है, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि तकरीबन जब 3 फेज़ होते हैं तो वो 380 वोल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला काफ़ी सिंपल है कि जो 220 है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ। ठीक है, तो इट विल बिकम 380 वोल्ट्स, यानी कि जो V फेज़ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 380 वोल्ट्स बन जाएंगे। और इसी तरह अगर 380 से आपने मतलब यानी लाइन वोल्टेज जो है वो 380 है और उससे आपने फेज़ वोल्टेज निकालना है, तो उसको आप √3 के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो आपको फिर 220 देगा। ठीक है, सो और ये RMS वैल्यूज़ हैं, ये सारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। जितने आपके पास जो AC मल्टीमीटर होते हैं वो आपको RMS वैल्यू देते हैं। अच्छा जी, देन जो जनरेटर साइड है दैट इज़ अगेन जो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसी तरह है, जस्ट एक चेंज। जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम एक DC सप्लाई लगाएंगे जी, और ये कनेक्शन जो आपके होंगे जो आर्मेचर के कनेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्टली हम लोड को कनेक्ट करेंगे इस तरह। और जो ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास एक आप कहते हो कि फील्ड के कनेक्शन है, इसको हम DC सप्लाई देंगे। ओके जी, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करनी है, फिर आपने स्विच ऑन करना है जी DOL स्टार्टर को। नाउ अगेन DOL स्टार्टर एक टर्म इसमें आ गई है जिसको कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो अगेन जो थ्योरी की क्लास है उसमें आपको सिखाया जाएगा। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसको स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोज मोटर्स जो 5 हॉर्स पावर से कम हो, लेस देन 5 हॉर्स पावर, ठीक है जी, यहाँ लेस देन और इक्वल टू 5 हॉर्स पावर, ये स्टैंडर्ड है कि लेस देन और इक्वल टू 5 हॉर्स पावर जो मोटर्स हैं उनको आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट जो कनेक्शन है आप लगा के स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा मोटर है, उसकी रेटिंग उससे ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट नहीं करना, फिर आपने उसकी वोल्टेज कम करनी है पहले, क्योंकि जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना वो करंट खींचेगा और उतना आपके जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड आएगा और सर्जेस आ सकते हैं आपके सिस्टम में। तो उसके लिए फिर स्टार टू डेल्टा मेथड है या ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड है।
तो वो मेथड फिर आप यूज़ करोगे इंशाल्लाह। सर आपको क्लास में कराएंगे भी सर ज़हीर, और आपको उसमें आप डिटेल में आप उसको पढ़ोगे। हम जो लैब में मेथड यूज़ करेंगे दैट विल बी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, क्योंकि हमारी जो मोटर है उसकी रेटिंग जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है जी। देन उसके बाद जब कनेक्शन हम इस पे लोड वगैरह इनपुट कर देंगे, फिर इसके बाद रीडिंग्स लेनी है जी, ठीक है, और फिर कंक्लूजन वगैरह लिखना है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हम हर लैब में फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द मल्टी सिम सर्किट। और मल्टी सिम सर्किट में जो आपकी लेफ़्ट साइड राइट साइड है आपके पास, तो दैट इज़ सेम जो हम जितने भी प्रीवियस प्रैक्टिकल्स हैं इसमें हम एक शंट जनरेटर को यूज़ करते हैं लोड अप्लाई करने के लिए। और लेफ़्ट साइड पे देखें आपके पास बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम है जिसमें एक 3 फेज़ जो मोटर है उसको आपने कनेक्ट करना है। जस्ट 3 फेजेस देने हैं। अगेन न्यूट्रल इसमें भी नहीं है जी, ठीक है। सो वेरी सिंपल। एंड देन देयर आर सम रेटिंग्स। ये एक टेबल है, इसमें भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन ग्राफ है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मल्टी सिम के ऊपर जी। और मल्टी सिम मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके सो और मल्टी सिम पे इसको भी हम बनाते हैं। साथ में मैं ये स्लाइड भी खोल दूंगा कि आपको नज़र आए जी। अच्छा जी, तो पार्टिसिपेंट्स ओके जी। सो मैं मल्टी सिम भी ओपन कर रहा हूँ एंड इस पे भी हम इसको बनाएंगे। पार्टिसिपेंट अच्छे हैं हमारे पास अभी 9 तकरीबन। ओके सो मैं इसके साथ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि क्या हो रहा है जी एक्चुअली। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अपनी जो ये मोटर है, ठीक है, इसको हम बनाते हैं और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अगेन जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है स्क्विरल केज, ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको अगेन जो सैम्पल्स हैं उसमें जाना होगा, ठीक है। सो क्लिक ऑन फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन सैम्पल्स। ओपन सैम्पल्स में आप चले जाओ और फिर मशीन के फोल्डर पे डबल क्लिक कर दो एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है जी इंडक्शन मशीन ड्राइव ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपकी इंडक्शन मोटर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ओपन करें तो ये देखें जी, ये आपके पास एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है। और जस्ट हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड ये जो दूसरा डिज़ाइन था इस पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई है 3 फेज़ इंडक्शन मशीन और ये है स्क्विरल केज टाइप की, ठीक है। सो वेरी सिंपल। तो अगेन जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी मोटर है ये लाइब्रेरी में नहीं है बल्कि आपको सैंपल से ही उठानी होगी, ठीक है। ओके देन अब हमने इसको सप्लाई लगानी है जी, पावर सप्लाई। और जो पावर सप्लाई है अगर आप यहाँ पे चले जाएं जी प्लेस में, ठीक है, प्लेस सोर्स एंड क्लिक ऑन पावर सोर्सेस एंड क्लिक ऑन 3 फेज़ वाई, ठीक है। 3 फेज़ डेल्टा सप्लाई भी है हमारे पास, 3 फेज़ वाई भी है। क्योंकि हमारे पास लैब में 3 फेज़ वाई है तो मैं यहाँ पे 3 फेज़ वाई ही यूज़ करूँगा, ठीक है जी। सो ये देखें आपकी पावर सप्लाई आ गई है। ग्राउंड भी चाहिए जी, एक ग्राउंड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ योर सर्किट। सबसे पहले मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ
देन अपनी सप्लाई की मैं यहाँ पे, जिस तरह आपको पता है कि ये 120 और 60 है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है अमेरिकन जो है सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे 120 और 60 हर्ट्स यूज़ होते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ 50 हर्ट्स एंड 220 वोल्ट्स, ठीक है। और ये फेज़ वोल्टेज है, मतलब लाइन टू न्यूट्रल। और अभी आप देखोगे जिस तरह स्लाइड्स में भी आपको नज़र आ रहा है कि जब हम दो फेजेस के दरमियान वोल्ट मीटर लगाएंगे तो 380 के करीब वोल्टेज हमें मिलेगा। कुछ मल्टीमीटर्स हमें चाहिए जी, मल्टीमीटर्स ले लेते हैं। एक मल्टीमीटर हमारी करंट के लिए हमें चाहिए, और ये देखें इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सीरीज़ में। एंड अगेन इसको कॉन्फ़िगर भी करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और यहाँ पे देखें एम्पेयर सेलेक्ट करें एंड साइन वेव सेलेक्ट कर दें। और इसका रेड कलर है, ठीक है, ये हमारे पास रेड फेज़ हो गया। देन दूसरा फेज़ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और इस ये ब्लू या येलो कर देते हैं इसको, येलो फेज़, ठीक है। रेड येलो ब्लू 3 फेज़ हमें चाहिए। दिस इज़ येलो एंड दिस थर्ड फेज़ इज़ ब्लू फेज़, ठीक है जी। तो 3 फेजेस मैंने इसको कनेक्ट कर दिए हैं। न्यूट्रल की इसमें कोई जगह नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल इसमें जो है हमारे पास स्टार में कनेक्टेड है। और फिर इसी को अगर आप जब आप डेल्टा सप्लाई दोगे तो फिर ये डेल्टा में भी काम करेगा। नाउ मैं ज़रा सी जगह यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर, अच्छा साथ में इसको सेव भी कर देते हैं, हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। ओके, थोड़ी सी जगह मैं बना दी है ताकि मैं एक दूसरा मल्टीमीटर यहाँ पे लगा सकूँ, जो कि मुझे बताएगा, रोटेट इसको कर लेते हैं, जो कि मुझे यहाँ बताएगा वोल्टेज, ठीक है, सिस्टम की वोल्टेज। और इसको मैं इधर ले आता हूँ। अच्छा, कोई भी दो आप लगा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेड और येलो पे लगाएं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको येलो और फिर ब्लू फेस पे लगा दें। एंड डोंट फॉरगेट टू डबल क्लिक इट एंड चेंज इट टू AC। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जितने भी मतलब जो आपके पास मीटर्स होते हैं तो उनकी एक रेंज होती है, ये आप ज़रूर चेक करें। ये तो खैर सिमुलेशन है, लेकिन जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर चेक करें कि आपकी मीटर की रेंज क्या है, और उस रेंज आपकी जो डिवाइस है उसकी रेटिंग उस रेंज के मुताबिक है कि नहीं। अगेन यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो क्या वो 380 प्लस वोल्टेज जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि अगर उसकी रेटिंग सॉरी ओके सॉरी, तो अगर उसकी रेटिंग नहीं है 380 वोल्ट्स की तो फिर वो डेफिनेटली ख़राब हो सकता है, ठीक है। सो ये और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, तो ये ज़रूर देखें। अच्छा जी, तो यहाँ पे कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं मोटर के। अब जनरेटर साइड के कनेक्शन हैं, तो अगेन जो जनरेटर साइड के कनेक्शन है ये हम हर लैब में इनको करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जो प्रीवियसली हमने एक किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया हो तो वही मैं वहीं से उठा लेता हूँ, या चले बना लेते हैं। जस्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मैं मोटर्स पे चला जाऊँ तो मुझे एक वाउंड फील्ड मशीन चाहिए जी, ठीक है। और इसको मैं फ्लिप भी कर देता हूँ, फ्लिप हॉरिजेंटली। फिर ये कनेक्शन इधर मैं लगा दूंगा इसके साथ, शाफ्ट के साथ कपल। अच्छा जी, देन हमें क्या चाहिए कि हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए, ठीक है। 1K का पोटेंशियोमीटर यहाँ मैं लगा देता हूँ। एंड एक DC पावर सप्लाई चाहिए, ये सप्लाई से मुझे मिल जाएगी जी, DC पावर सप्लाई।
ओके, नेक्स्ट अब मुझे डेफिनेटली एक ग्राउंड भी चाहिए इस सर्किट के लिए, तो एक ग्राउंड भी मैं ले लेता हूँ। और फिर मुझे एक लैंप चाहिए, ठीक है, जिससे मैं इसको कनेक्ट करूँ। तो लैंप अगर आप यहाँ पे देख लें ऑल ग्रुप्स में, तो ये आपको मिल जाएगा। लैंप की एक अलग से हमारे पास, ये देखें, ये लैंप भी है, लेकिन हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमारे पास वर्चुअल लैंप होता है, ठीक है, वर्चुअल लैंप। सो अब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। कुछ मल्टीमीटर्स चाहिए, ठीक है, 2 मल्टीमीटर्स हमें चाहिए होंगे, 3 बन के चाहिए, एक फील्ड करंट के लिए, एक लोड करंट के लिए, एंड देन 1 फॉर वोल्टेज। और फिर ये इसको आपने फ्लिप भी करना है जी, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दें। इसको भी रोटेट करना है, क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर दें। साथ साथ सेव करते जाएं अपने सर्किट को। अच्छा, ये इनपुट ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रल है जी, यहाँ नेगेटिव कह लें डीसी का, और ये ऊपर वाला रेड हो गया। 50% पे इसको मैंने सेट किया है। जो सप्लाई मैं दे रहा हूँ फील्ड को, दैट इज़ 100 वोल्ट्स। देन लोड के साथ कनेक्शन बनाने हैं आपने, और ज़रा सा मैं इसको अच्छा जी, तो अगेन लोड के साथ इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। जस्ट रोटेट इट क्लॉकवाइज, फिर इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो ये कनेक्शन जो जनरेटर के हैं, ये हम काफ़ी ज़्यादा हमने बनाए हैं, हर दफ़ा ही हम बनाते हैं, ठीक है। और अगेन इसको साथ साथ आप सेव करते जाएं। जो जनरेटर की रेटिंग्स हैं वो आप ज़रा यहाँ पे देख लें, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक कर लें जी, तो ये रेटिंग बाकी तो ठीक है, लेकिन जस्ट आपने जो आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको हम 500 पे सेट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा जनरेशन आउटपुट पे मिले। ओके, सो कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी। और जो हमारा बल्ब है दैट इज़ 12 वोल्ट्स। और जी जी, अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये जो डीसी मशीन है, तो इसमें है आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब जो आर्मेचर है और जो फील्ड है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि दोनों के अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, उसमें म्यूचुअल फ्लक्स होता है। तो इसमें म्यूचुअल फ्लक्स आपके पास जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा, और जितना कम होगा
उतने फिर कम आउटपुट जनरेट होगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा करते रहोगे उतना ज़्यादा आपके पास आउटपुट पे जो है पावर वो जनरेट होगी, ठीक है। तो जस्ट आपने इसके लिए क्या करना है कि डबल क्लिक आपने करना है और फिर आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस को आके आपने 500 कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अच्छा, तो ठीक है जी। बल्ब जो है हमारे पास दैट इज़ 10 वाट, तो हम इसको कर देते हैं जी 100 वाट्स, ठीक है। 100 वाट हम कर देते हैं और 12 वोल्ट्स हैं तो हम वोल्ट ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बल्ब लगाया हुआ है जो हमारे पास लैब में है, उसमें इलेक्ट्रिक हीटर्स होंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी एनिमेटेड मौजूद नहीं है, तो मैं 30 वोल्ट्स इसको कर दिया है फ़िलहाल। लेकिन खैर इसका हमारे पास ये जस्ट लोड डालने के लिए है, हमारे सिस्टम के ऊपर शाफ्ट पे लोड डालने के लिए है, तो इतना ज़्यादा हम इसके बारे में वरीड नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इसकी स्पेसिफिकेशन रखनी है, ठीक है। और अगेन ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये न्यूट्रल है। अच्छा, अब हमारे पास जो कनेक्शंस हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। एक हमें चाहिए इसमें आरपीएम, जिससे हम इसके राउंड्स पर मिनट को मेजर करें। तो अगेन आरपीएम के लिए आपको पता है हम सैम्पल्स में जाते हैं, सैम्पल्स में मशीन्स में जाते हैं और फिर वहाँ पे हम देखते हैं डीसी मोटर, टॉर्क और स्पीड। जब हम ये वाला सैम्पल ओपन करते हैं तो इसमें फिर हमारे पास एक डिवाइस यहाँ पे हमें मिल जाती है, रेडियंस पर सेकंड टू आरपीएम। तो इसको हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं और फिर अपने डिज़ाइन में हम इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें जो हमारे रेडियंस हैं उससे आरपीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो शाफ्ट है एक्चुअली, जो शाफ्ट पे जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है दैट इज़ इन रेडियंस पर सेकंड, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिर किस चीज़ में, राउंड्स पर मिनट में, ठीक है। और लैब में डेफिनेटली हम इसके लिए फिर टैकोमीटर यूज़ करेंगे। और इसके साथ मैं लगा देता हूँ जी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा एक्चुअली वो स्पीड होगी शाफ्ट की। ओके, देन हम आ जाते हैं टॉर्क के ऊपर। ये देखें जनरेटर के साथ आपने देखा था कि वहाँ पे टॉर्क के लिए लोड सेल लगा हुआ था। अगर आप स्लाइड्स पे चले जाएं तो ये देख लें आप अगर, तो यहाँ पे ये अगर आपको मैं ज़रा जूम इन कर देता हूँ इसको ताकि आपको सही नज़र आए। तो ये देखें जनरेटर के साथ नीचे जो है ना एक लोड सेल लगा हुआ है, ठीक है। और ये लोड सेल आपको बेसिकली जो वेट आ रहा होता है या जो प्रेशर डाल रहा होता है शाफ्ट, ठीक है ना, ये जनरेटर जो प्रेशर डाल रहा होता है इसके ऊपर, या वेट आप कह लें केजी पर मीटर में ही हम इसको लेते हैं, तो उसको मेजर करता है और फिर उससे हम टॉर्क मेजर करते हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे जो टॉर्क है हमारे पास जो हमारे इस जनरेटर का है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे भी मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट की एक प्रोब लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो एक्चुअली हमारा, ठीक है, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो टॉर्क होगा जी। अच्छा जी, वंस अगेन इसको सेव भी कर देते हैं और अब हम ज़रा सिमुलेशन इसकी करेंगे। आई होप कि सारी रीडिंग्स हमारी आ जाएं। मीटर्स ऑन कर लेते हैं जी। ये मल्टीमीटर 1 आपका ये करंट है, मल्टीमीटर 2 जो है इनपुट का वोल्टेज है, देन मल्टीमीटर 5 आउटपुट का वोल्टेज है और मल्टीमीटर 4 जो है वो लोड करंट है। अच्छा जी, साथ साथ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको प्ले किया है तो इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, इतने एम्पेयर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप इसको ऑन भी करोगे तो इनिशियली जब ये स्टार्ट होगी मोटर तो एम्पेयर ज़्यादा लेगी, ठीक है। मतलब अगर आपकी मोटर रेटेड है 1 एम्पेयर पे तो ये 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर तक जाएगी, सर्ज जिसको कहते हैं, ठीक है, सर्ज इसमें आएगा और फिर ये जो है वो सेटल हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा जी,
तो ये देखें अब आपके पास ये यहाँ पे सेटल हो गई है। हमारे पास यहाँ पे जो आरपीएम है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। आउटपुट पे कुछ जनरेशन भी हो रही है, लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे गलती मुझे नज़र आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें जो हमारी सप्लाई भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कम वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है, तो मस्ट भी कि हमने कुछ गलती की हो। ओ अगेन ये देखें, ये मीटर हमने जो हमारा ये लोड के साथ जो मीटर लगा हुआ है इसको हमने करना है जी एम्पेयर्स। हमने इसको वोल्टेज पे सेट किया था, इसको एम्पेयर पे सेट करना है जी, ये ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये भी देखें वोल्टेज पे, इसको हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो एम्पेयर पे क्लिक कर लें, डीसी एम्पेयर्स, ठीक है। तो अब आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। साथ साथ सेव भी इसको करते रहना है कि अगर क्रैश होता है आपका सॉफ्टवेयर तो फिर ये चले। अच्छा जी, अब हमारी सिमुलेशन चल रही है काफ़ी। तो स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर्स आ रहे हैं, और एक्चुअल सिनेरियो में इस तरह नहीं होगा। एक्चुअल सिनेरियो में अगर 1 एम्पेयर ले रही है आपकी, मतलब नॉर्मल रेटिंग 1 एम्पेयर है या 2 एम्पेयर है, तो वो 4 या 5 या 10 एम्पेयर्स तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। दीज आर मैसिव एम्पेयर्स, 200-300 एम्पेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जस्ट ये सिमुलेशन है, इस वजह से इसमें आपको नज़र आ रहा है। वोल्टेज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने इनपुट पे 220 वोल्ट्स दिया है फेज़ वोल्टेज, और ये देखें जो लाइन वोल्टेज है, जब मैंने दो जो मल्टीमीटर है अपने दो आप कहते हो कि फेजेस के साथ लगाया है, तो ये लाइन वोल्टेज अब 380 हमें बता रहा है जी, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी आपके पास जो है काफ़ी कम हमारे पास ये जनरेशन है। मैं इसको ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, बस ये भी सही है, चलो। अच्छा जी, तो ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ पे टॉर्क आ रहा है जी, आरपीएम भी आ रहे हैं, 750 आरपीएम है, टॉर्क तकरीबन 59.3 मिली वोल्ट्स हैं, तो ये तकरीबन 0.059 बन जाएगा। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि जो ये वोल्टेज है इसको मैं ज़रा कम कर देता हूँ, तकरीबन इसको मैं अगर 12 वोल्ट कर दूँ तो फिर हमारा जो ये टॉर्क है ज़रा ये ज़रा बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आप नोट करें अगर, तो इस वक्त जो मीटर के जो जनरेटर के साथ जो भी वैल्यूज़ लगी हुई हैं वो माइनस में रीडिंग दे रही हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्पीड है आपके ऊपर अभी जब सेटल हो जाएगा तो वो भी नेगेटिव में आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो मोटर की डायरेक्शन है, ठीक है, अगर जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए थी पॉजिटिव जनरेट करने के लिए, तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है, ठीक है। और फिर अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए थी तो वो क्लॉकवाइज कर रही है। तो मतलब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आपने क्या करना है, ये भी ठीक है अगर ये रीडिंग्स भी आ रही हैं, लेकिन अगर आपने इनको पॉजिटिव करना है तो आपने क्या करना है जी, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी। और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन आप कैसे चेंज करोगे, कोई भी 2 फेज़ इंटरचेंज कर लें जी, ठीक है। चलें, अगर ये लगा रहता है तो येलो, या चलें येलो भी लगा रहे, चलें, हाँ ठीक है, चलें, ये मल्टी सिम बंद हो गया, तो दोबारा से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। लकीली मैंने इसको सेव किया था तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा जी, ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 कनेक्शन कोई भी इंटरचेंज कर दें। ये देखें आप, ये जो रेड, ये देखें रेड वाले इधर लगा दें और ये येलो वाले इधर लगा दें, ठीक है। अब मैंने अगर इसको इंटरचेंज कर लिया तो अब आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ नेगेटिव में थी, ठीक है, वो आई होप कि चली जाए पॉजिटिव में। रियल में तो इसी तरह होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि सिमुलेशन में क्या हमारे पास इसका इम्पेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं इसको 12 वोल्ट्स कर लेता हूँ अपने बल्ब को, तो ये ज़रा ऑन हो जाएगा तो आपको नज़र आएगा।
सो वी आर जस्ट गिविंग इट सम टाइम कि ये हमारे पास सेटल हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखें ना, तो आपके पास ये वोल्टेजेस पॉजिटिव में आना शुरू हो गए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, सो अगर अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्शन मोटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, रोटेशन की, तो कोई भी 2 फेजेस आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, जो स्पीड है वो भी आपके पास 750 हो गई है आरपीएम्स, और ये अब टॉर्क नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, डेफिनेटली पहले ये पॉजिटिव में आ रहा था और ये नेगेटिव थे, तो खैर इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम रीडिंग्स लेते हैं जी। ठीक है, तो पहली रीडिंग हम इसी पे ले लेते हैं, और तो अगर मैं ओपन कर लूँ यहाँ पे रीडिंग्स के लिए, ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये हमारे पास करंट है, बल्कि इनको साथ साथ ही इधर रख लेते हैं बस। अच्छा, तो मैं टेबल की तरफ अब आ जाता हूँ जी। तो टेबल में हमारे पास क्या क्या है जी? टेबल में सबसे पहले लाइन वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज जिस तरह आपने देखा कि तकरीबन 381 वोल्ट्स हैं हमारे पास। देन सेकेंडली हमारे पास लाइन करंट है। तो लाइन करंट अगर आप देख लें तो 13.4 एम्पेयर्स हैं जी। लाइन करंट हमारे पास 13.4 एम्पेयर्स हैं। अच्छा जी, देन इनपुट पावर है जी। इनपुट पावर आपने कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे होगा जी? 381 मल्टीप्लाई बाय 13.4, या हम सिंपली इसके साथ एक वाट मीटर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर तो हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं एक वाट मीटर इसके साथ कनेक्ट कर दूँ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें सही होगा कि पावर फैक्टर भी फिर आप निकाल सकोगे जी। तो ये हमारा वाट मीटर है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो एम्पेयर मीटर है, जिस तरह आपका डायग्राम में था यहाँ पे, तो एम्पेयर मीटर को मैं सेकंड फेज़ पे लगा देता हूँ और फर्स्ट फेज़ जो है उसके साथ में सिंपली कर देता हूँ हमारा जो ठीक है, इसको कलर भी येलो कर देते हैं जी। और एक वाट मीटर हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें जो हमारे वाट्स हैं वो हमें मिले। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर मीटर तो है नहीं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है जी, तो ये एक वाट मीटर हमारे पास आ जाएगा, तो इससे हमें अपनी पावर भी मिल जाएगी। साथ साथ सेव भी कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो काफ़ी ज़्यादा पावर ये शो कर रहा है। अभी आई होप कि ये जब सेटल हो तो ये पावर कम हो जाएगी। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम जी। अब पावर बिल्कुल ठीक हो गई है, तकरीबन 64 63। ठीक है, तो ये आपके जो है पावर है ये भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। जस्ट सिंपली हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो पावर तकरीबन हमारी है 62.915।
तो इसको हम कर लेते हैं 62.91 कर लेते हैं, ठीक है, वाट्स। पावर फैक्टर फिर आप इससे कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन चलें हम आसानी के लिए इसको 0.9 लैगिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो जनरली हमारे पास जो मोटर्स हैं, इंडक्शन मोटर्स, तो इनका पावर फैक्टर 0.8 से लेके और 0.9 लैगिंग ही होता है। तो इंडक्टिव लोड जो हैं वो सारे हम, तो इस पे हम 0.9 लैगिंग ही इसको रख लेते हैं। स्पीड हम देख लेते हैं जी। स्पीड हमारी कितनी है, तकरीबन 750 आरपीएम है, ठीक है। स्पीड जो है वो 750 आरपीएम से। अच्छा जी, फिर आ जाती है परसेंटेज स्लिप। स्लिप क्या चीज़ है जी? स्लिप आपके पास डिफरेंस है स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड का और रोटर की स्पीड का। जैसे अगर आप यहाँ पे मैं जूम इन कर दूँ, ठीक है, तो इसको आप फिर और भी सर्च कर लें, तो ये आपके पास ये रिलेशन है। NS कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड को। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि जिस स्पीड पे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है। और ये जो मैंने आपको वीडियोस मैंने भेजी हैं, तो इन वीडियोस से आप बड़ी आसानी से ये सीख सकते हो कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है, वो है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड। NR क्या है जी? NR रोटर स्पीड है, जिस स्पीड से रोटर रोटेट कर रहा है, और वो आपको पता है आरपीएम है, तो वो 750 है। NS फाइंड कैसे होता है, ठीक है? NS का फार्मूला हमारे पास क्या है जी? NS इज इक्वल टू 120 इंटू F, ठीक है, डिवाइडेड बाय P, ठीक है। अब साथ साथ मैं इसको दिखाता भी जाता हूँ। तो NS इज इक्वल टू 120, ठीक है। 120 क्यों है? क्योंकि जो 3 फेज़ है, इसमें जो फेज़ डिफरेंस है हर फेज़ का दूसरे फेज़ से 120 होता है। पहले फेज़ का मतलब पहला फेज़ अगर 0 पे है तो दूसरा 120 पे होगा, तीसरा 240 पे होगा, ठीक है ना। और फिर अगेन जो पहला है तीसरे के बाद पहला आ जाएगा, वो फिर 0 पे या 360 पे होगा, ठीक है। तो 360 डिग्रीज में अगर आप उसको 360 को 3 पे डिवाइड कर दो 3 फेजेस के लिए, तो 120 आ जाता है। तो 120 आपके फार्मूले में आ गया। फ्रीक्वेंसी 50 है जी, हमें पता है 50 हर्ट्ज हमारा सिस्टम है। पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स मोटर के कितने हैं, ठीक है। तो अगेन आप इधर चले जाएं सिमुलेशन पे, इस पर डबल क्लिक कर दें जी। तो ये देखें नंबर ऑफ पोल पेयर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो ये अगर आपको मैं यहाँ भी दिखा दूँ, जो मैंने यहाँ पे सेटिंग बताई हुई है, तो ये आपको इधर पता चल जाएगा। मैं ये देखें जी, ये देखें नंबर ऑफ पोल पेयर्स इज 4, ठीक है। तो ये आपको मोटर की रेट के ऊपर ही जो उसकी रेटिंग प्लेट होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने मेरे पास जो पोल्स हैं वो हैं, ठीक है। और ये मतलब 2 पोल्स, मिनिमम 2 पोल्स होते हैं, और फिर 4 पोल, ज़्यादातर मोटर 4 पोल्स होती हैं जी। 4 पोल आपके पास जो आपकी ज़्यादातर आप यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, सारी 4 पोल होती हैं, ठीक है। तो इसके भी 4 पोल हैं जी। जो लैब में हमारे पास है वो भी 4 पोल है। अच्छा जी, तो अब जब आप ये पुट कर लोगे ये सारी वैल्यूज़, तो फिर क्या होगा कि तो इससे आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1500, ठीक है। तो अब आप इससे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कैसे कि 1500 NS माइनस 750, ठीक है जी, ये अपनी जगह आ गया। और फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे 1500 पे, और फिर इस पूरे को ये स्लिप आ जाएगी, ठीक है। इससे तो स्लिप आ जाएगी, लेकिन इस पूरे का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो ये परसेंटेज स्लिप हो जाएगी। और ये याद रखें जो स्लिप है इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। अगर मोटर जो है वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो स्लिप 0 होगी, सॉरी स्लिप 1 होगी अगर मोटर रुकी हुई है, ठीक है। और अगर मोटर मैक्सिमम स्पीड पर है कि वो इतनी तेज़ हो गई है कि सिंक्रोनस स्पीड तक वो पहुंच जाए, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि स्लिप 0 हो जाएगी। और जब स्लिप 0 हो जाएगी
तो फिर स्टेटर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा रोटर के ऊपर। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि अगर दो बंदे एक कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनको एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल उसका मतलब वो इस तरह लगेगा कि बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई देखेगा तो वो इस तरह लगेगा कि मूव कर रहा है। या अगर एक कोई झूला है जो गोल घूम रहा है, तो जो बाहर से लोग उसको देखेंगे, तो यहाँ अगर कोई उस झूले के आसपास चल रहा है स्लो स्पीड में, तो उसको लगेगा झूला घूम रहा है। लेकिन अगर जो दो बंदे उस झूले के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के लिए जो है वो क्या होगा कि स्टेशनरी होंगे, ठीक है। तो मतलब कि अगर स्लिप ज़ीरो हो जाए तो फिर रोटर को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं होगा, उसमें कोई पावर प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। फिर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अगेन आप सर्च कर सकते हो, तो लैब में जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू उसका दे सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, इससे आपके पास स्लिप आ जाएगी जी, ठीक है, इससे आपकी ओवरऑल स्लिप आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ये मैं इज इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ, और ये मैं खैर कैलकुलेट करके यहाँ पे कर भी दूंगा। अच्छा, टॉर्क देख लेते हैं जी। टॉर्क हमारी कितनी है, तकरीबन 479, तो मिली वोल्ट्स में है, तो मतलब 0.479 है, ओ सॉरी 0.479, ये हमारी टॉर्क है न्यूटन मीटर सेकंड। आउटपुट पावर फिर आपने कैलकुलेट कर लेनी है जी, ठीक है। टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू RPM डिवाइड बाई 60, तो मैं एक यहाँ पे आपको जस्ट मैं कर दूंगा 0.479, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई के साथ, यानी कि 2 इंटू 3.14, और फिर RPM डिवाइड बाई 60, यानी कि RPM इस केस में 750 हैं, और इसको डिवाइड कर लें 60 के साथ। एफिशिएंसी फिर आपके पास आ जाएगी। लोड करंट जी, लोड करंट हमारे पास कितना है, लोड करंट हमारा है 4.799 एम्पेयर्स, तो 4.799 सॉरी इधर आ जाए 4.799 एम्पेयर्स। अच्छा जी, तो अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं, और अब हमने इस पे लोड को चेंज करना है, ठीक है। तो हम स्टॉप कर लेते हैं, लोड हम ज़्यादा कर देते हैं, अगर 100 था तो हम इसको 150 वाट्स कर देते हैं जी, ठीक है। और अगेन हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे, और थोड़ा सा हम इसके लिए वेट करेंगे, और फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें ज़रा सा वेट करना होगा, क्योंकि इनिशियली काफ़ी ज़्यादा ये हमारे पास एम्पेयर्स और वाट्स इसके आ रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो फिर हमें एक्चुअल वैल्यूज़ पता चलती हैं, ठीक है। अब आप देखें तो आउटपुट पे हमारे जो लोड करंट है उसके एम्पेयर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे वाट्स हमने ज़्यादा कर दिए, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर कर लें अपनी वैल्यूज़, तो वोल्टेज तो वही है जी, करंट भी वही है, और इनपुट पावर ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इनपुट पावर अगर आप देखें तो ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट सेम है, तो उसको हम इतना वो नहीं करते, ठीक है। और बाकी मीटर्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही जगह आ जाएं सारे मीटर, तो हम जल्दी से रीडिंग्स ले लें इसकी। अच्छा जी, ये तो इधर आ गए। अच्छा चलें, इनको इधर सेट करते हैं। अच्छा, मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जब तक ये रीडिंग्स इसकी हम कंप्लीट कर लेंगे। और टॉर्क भी हमें नज़र आए, इस तरह हम इसको सेट कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब देखें वोल्टेज और करंट तो सेम है, इनपुट के जो वाट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा आ गया मोटर के ऊपर। तो 68.09 वाट्स हो गए हैं। पावर फैक्टर हम वही रहने देते हैं। RPM हमारे पास वही शो हो रहे हैं,
तो हम इसको ज़रा कम कर लेते हैं, 749 कर लेते हैं जी, या चलें 750 ही रहने दें, कर लेते हैं, कम कर लेते हैं 749, क्योंकि कुछ तो कम होगा, इतना इस तरह तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही ये सेम रहे, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट के कुछ उसमें चेंजेस आ जाएँ, तो मैंने रियल सिनेरियो में आपके पास डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। उसके बाद स्लिप है वो आपने फाइंड कर लेनी है। टॉर्क आप देख लें जी, टॉर्क हमारा ज़्यादा हो गया है, 677 हो गया जी, 0.677। क्यों? मोटर पे लोड ज़्यादा आ रहा है, अब वो ज़्यादा शाफ्ट पे लोड आ रहा है, ठीक है। आउटपुट पावर भी फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे, और लोड करंट हमारा जी ज़्यादा हो गया है, 6.769 हो गया जी एम्पेयर्स, ठीक है। ओके, अब अगेन हम इसमें जो है इसको स्टॉप करके, और इसके हम 200 कर देते हैं जी इस पे वाट्स, ताकि और लोड आए जी शाफ्ट पे, ठीक है। तो अगेन इट विल टेक सम टाइम, मीनवाइल आई विल कॉपी दिस हेयर। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमने अगेन इस पे लोड डाला है काफ़ी ज़्यादा, हमने इस पे अब तकरीबन वाट्स हमने ज़्यादा कर दिए हैं इसके, और वाट ज़्यादा करने की वजह से अब क्या है जी कि इसके इनपुट भी ज़्यादा होगा, इनपुट के वाट्स भी, और टॉर्क भी इसका डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग के वैल्यू स्टेबल हो जाएं। ओके जी, तो अब देखें इनपुट के वाट्स जो हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। 68 से अब चले गए हैं किधर, 70s में शो हो रहे हैं। चलें देखते हैं, थोड़ा सा स्टेबल होने दें इसको, 72, ठीक है जी। इनपुट का वोल्टेज भी ज़रा सा कम हो गया, और इनपुट का जो करंट है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन 380.959 तो तकरीबन 381 ही है, तो हम इसको 381 ही रहने देंगे। इनपुट के एम्पेयर्स भी हमारे पास वही हैं तकरीबन, ठीक है। और पॉइंट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, और वाट्स अगर आप देखें तो वाट्स अब आपके पास ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। 72 वाट्स अब जो हमारी मोटर है वो ले रही है, और पावर फैक्टर हमारा वही रहेगा। आरपीएम स्टिल सेम है, लेकिन हम इसको 748 ले लेते हैं जी। एंड सिमिलरली जो आपके पास यहाँ पे जो टॉर्क है अब वो भी ज़्यादा हो गया, 0.853 हो गया जी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एंड लोड करंट इज़ 8.534 एम्पेयर्स, ठीक है। तो जस्ट 2 रीडिंग्स हमने और लेनी है। अच्छा जी, तो बल्कि मैं वो आपको खैर लिख के आपको भेज दूंगा इसमें रीडिंग्स। तो दिस इज़ द वे जिस तरह आपने करना है वो रीडिंग्स, चले मैं इसके साथ लिख दूंगा और भी। एंड मीनवाइल मैं आपको थोड़ा ग्राफ भी समझा देता हूँ, ठीक है। ग्राफ आपने बनाना है जी आउटपुट पावर और एफिशिएंसी का, फिर स्पीड और एफिशिएंसी का, और टॉर्क और एफिशिएंसी का, ठीक है। इन तीनों का आपने ग्राफ बनाना है जी, ठीक है, और फिर कंक्लूजन आपने लिख लेना। सो अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं। इवन आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, और साथ में मैं आपका ठीक है नाम भी पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, सबूर, आप मुझे सुन सकते हैं जी? सबूर कहते हैं नो सर, मतलब आप मुझे नहीं सुन सकते?
कि क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अच्छा जी, सही है, ओके। देन अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो आपका यहाँ पे जो क्लास वर्क मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये ज़रा सा देख लें कि जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया तो डेट जो है वो गुज़र चुकी है, 31 उसकी डेट थी। तो काइंडली इसको ज़रा सीरियसली लें, क्योंकि यही देखें लोगों ने सबमिट नहीं किए हुए हैं, कुछ लोगों ने जस्ट सबमिट किए हैं, ज़्यादातर आपके मिसिंग आ रहे हैं। तो ठीक है, नुमान ने किए हुए हैं जी सबमिशन, अफनान ने की हुई है, अज़ाम ने किए हुए हैं जी कुछ, और जस्ट फॉर यू ने एक असाइनमेंट, ठीक है, वर्दा ने की हुई है सबमिशन। तो ये सबमिशन करें जी, ये आपके जो लैब टास्क के नंबर हैं 10 मार्क्स से हैं लैब टास्क के, और फिर ये 30 मार्क्स इससे बनेंगे। और मे भी इस दफ़ा इसका जो रेशो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ये आप ज़रूर देख लें कि ये टास्क आपने जमा करने हैं। 31 में इसकी डेडलाइन थी, लेकिन स्टिल मैं इसको 1 वीक एक्सटेंड कर दूंगा, नेक्स्ट वीक तक आप इसको 7 जून तक आप इसको सबमिट करें, ठीक है, ताकि आपको मार्क्स आपको मिल सकें। सही है, अच्छा जी, कमिंग बैक टूवर्ड्स द अटेंडेंस। अच्छा जी, अरबाज साजिद जी, अरबाज कोई क्वेश्चन है आपका? जी अरबाज शाह जी, क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। हसन खान, आपके कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है जी, ठीक है। मोहसिन, मोहसिन खान, मोहसिन का भी इस समय क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है जी। नुमान आलम, कोई क्वेश्चन हो आपका? ठीक है, नुमान का कोई क्वेश्चन नहीं है। सनान मलिक, सनान कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें जी, अभी नहीं है जी, ठीक है। और उबैद ने तो हमें आज लेट ज्वाइन किया है। उबैद, कोई क्वेश्चन हो आप फिर देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको कुछ इशू हो तो। अच्छा जी, ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और गुज़िश्ता ईद स्टार्ट में डेफिनेटली मैं लोग कम थे तो मुबारकबाद नहीं थी, तो गुज़िश्ता ईद आप लोगों को मुबारक हो। और अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपके जो ये टास्क हैं इनको ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीक तक मैं मिनी प्रोजेक्ट भी आपका अपलोड करूँगा जो कि फ़ाइनल के लिए होगा। ठीक है जी, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जी जी जी, प्रोजेक्ट जो है वो अगेन मल्टी सिम होगा या मैटलैब बेस्ड होगा। और इसमें आसान है, यही जो मल्टी सिम में जो मैं काम कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड कुछ काम मैं आपको दूंगा, और फिर उसमें मैं आपसे वाइवा लूँगा। तो उसकी जो मल्टी सिम की फ़ाइल है वो साथ में रिपोर्ट वगैरह वो सारा प्रोसेस फिर मैं बता दूंगा, वो फ़ाइनल के लिए है। तो उसके तकरीबन वैसे तो 20 मार्क्स होते हैं उसके, ठीक है। मार्क्स डिवीज़न तो आपको पता है कि 10 मार्क्स, ठीक है, जो 30 मार्क्स आपकी कॉपी के हैं और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं। और बाकी जो आपके मार्क्स हैं वो आपके वाइवा और जो लैब टास्क हैं उसके हैं। तो हो सकता है इस दफ़ा लैब टास्क की जगह आपका ओवरऑल ये प्रोजेक्ट और ये जो आपके जो मैं ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ इसी के नंबर हूँ, ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू लीव जी। थैंक यू जी। अच्छा जी, तो मीनवाइल मैं ये रीडिंग्स भी कंप्लीट कर लूँगा। और ठीक है जी,
तो जस्ट हम अभी क्या कर लेते हैं कि क्लास तो ओवर है, लेकिन जस्ट ये मैं वीडियो के पार्ट में रिकॉर्ड करके ये मैं आपको दे दूँगा, ताकि यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो आपको पता चल जाए कि मैंने किस तरह ली हैं। एंड अब हम क्या कर लेते हैं कि ज़रा इसको ज़्यादा कर देते हैं, इस लोड को। इसको मैं अब कर देता हूँ 250 वाट्स, ठीक है जी। एंड लेट्स प्ले इट। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट द रीडिंग्स। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो करंट और वोल्टेज तकरीबन सेम है जो सिचुएशन है उसकी। एंड दिस इज़ जो हमारे वाट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 76.862 वाट्स। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास जो आप कहेंगे कि लोड करंट है, दैट इज़ 10.11 एम्पेयर्स। अच्छा जी, आरपीएम अगर हम देख लें तो आरपीएम वही है, इधर शो नहीं हो रहा, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट अगेन हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल सिनेरियो में ये कम होंगे। टॉर्क हमारा ज़्यादा हुआ है जी, अब हमारे पास तकरीबन 1.01 पे आ गया जी, ठीक है। तो 1 न्यूटन पर सेकंड हम कह सकते हैं कि हमारा टॉर्क यहाँ पे हो गया है। एंड देन आफ्टर दैट अगर हम देखें हमारा लोड करंट, दैट इज़ 10.118 एम्पेयर्स। सो नाउ ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं, ठीक है जी। ओके, सो ये रीडिंग्स हमने यहाँ पे लिख ली हैं। देन अब हम इसको और भी ज़्यादा कर देते हैं, जो फाइनल रीडिंग है उसके लिए अब हम लोड को तकरीबन कर देते हैं 300 वाट्स, दैट भी हमारा फाइनल लोड होगा। एंड लेट्स प्ले द सिमुलेशन। जी, मीनवाइल मैं बाकी रीडिंग्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड आरपीएम अगेन हम इसको 746 कर देते हैं जी, राउंड्स पर मिनट। अच्छा जी, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर। तो दैट इज़ 1500 एंड माइनस 750, that is 750 and divided by 1500, that is 0.5 into 100। तो तकरीबन हमारा जो परसेंटेज स्लिप है वो 50% आ रहा है इस केस में। अच्छा जी, वैसे इतना होगा नहीं, इससे कम होगा क्योंकि मोटर ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करती है, लेकिन ये एक्चुअल सिनेरियो नहीं है, तो इसमें हमारे पास काफ़ी कम आ रहा है। एंड देन पावर हमने निकालनी थी, सो दिस इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 into 3.14, so this is 6.28, ठीक है जी। एंड this we have to multiply it with 0.479, so it becomes 3.00812, तो 3.00812, and then there is 750 divided by 60, so this is around 12.5 multiplied with 3.00812, so तकरीबन 37 हमारी जो आउटपुट पावर है वो आ रही है 37.66 वाट्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गए। नाउ एफिशिएंसी भी हम एक की फाइंड कर लेते हैं जी, इस की फिर हम एंड फाइंड करते हैं। अभी रीडिंग हमारे पास आ गई है,
और इस रीडिंग जो फाइनल रीडिंग है इसको हम इनपुट कर लेते हैं। तो जो वाट्स हैं हमारे वो अब हो गए हैं 80.599 वाट्स। एंड जो पावर सिस्टम है इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो टॉर्क है दैट इज़ 1.15 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें जो लोड करंट है दैट इज़ 11.546 एम्पेयर्स। तो ये रीडिंग्स हमारे पास आ गई हैं। एंड ये हमारे पास यहाँ पे इसका सेट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है, जो रीडिंग सेट है। अच्छा, एफिशिएंसी भी यहाँ पे मैं फाइंड कर लेते हैं, जो कि दैट इज़ जो इनपुट पावर है, ठीक है। या आउटपुट अगर आप देख लें तो आउटपुट हमारे पास आ रहा है 37.6 वाट्स, और इसको डिवाइड करना है हमने इनपुट पे जो कि हमारा है 62.91, ठीक है जी। एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100, तो इट वी विल गेट ओवर एफिशिएंसी। तो इसको कर देते हैं जी, आसान है। 37.6, ठीक है, 37.6 divided by 62.91 is equal to 59, ठीक है, 59% है 200, so it is 59.7%, ठीक है जी। So this is the way you will find your values। एंड स्लिप जो है ये फिर आप फाइंड कर लेंगे, बाकी जितने भी आपके पास आएंगे, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं। कोई भी इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। एंड फिर कुछ ग्राफ्स वगैरह आपने बनाने हैं एंड यू हैव टू राइट दी कंक्लूजन, ठीक है जी। तो अटेंडेंस मैंने मार्क कर ली है। सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीक।